नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे चल रही होगी, क्योंकि अब टाइम टेबल आ चुका है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2 मार्च से जो है हमारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट। तो आज से हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th सीजी बोर्ड क्लास 10th के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर आपको बहुत अच्छे ढंग से करना है, उसके पैटर्न को समझना है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, पैटर्न को समझना है क्वेश्चन के, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है जो आपको वो समझा सकता है या वो हेल्प करेगा। इसलिए हम क्या करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं आपके लिए यहाँ पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ 2-3 बातें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। कोई ये सोचकर ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठना कि इससे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक, पहली बात ये कि अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर ही करिए। उसके बाद उस 4 चैप्टर का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। ठीक है, 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर का करिए। ऐसे करके आपको करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो वाला काम नहीं होगा कि बो देश गहूँ निकल गए कहूँ, छत्तीसगढ़िया टाइप से आदमी है ना मन, है ना, तो ऐसे नहीं हुए। ठीक, तो धीरे बांधे इसे आगे बढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं 2018 के स्टूडेंट, जिसमें सेट ए हम सॉल्व करने वाले हैं। धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और बात है। पहली बात तो ये कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा बात ये कि कंटिन्यू रहना है आपको। हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको फरवरी तक तो कम से कम पूरा जो है वो करा ही दे 5 सालों का, फिर 2023 तक आप आगे बढ़ेंगे। तो कंटिन्यू रहना है आपको। अगर कोई भी डाउट आए तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसका आप यूज़ करिए, और जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, तभी तो हम मोटिवेट रह पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और समय तो मैं बताया ही नहीं, समय जो है वो संडे और सोमवार जो है आपको मिलने वाला है। ठीक है, दिन इतवार और सोमवार को आपको जो है वीडियो लेक्चर मिल जाएगा संझा बेरा 7 बजे। ठीक है, सांध्यकालीन शाम को 7 बजे आपको ये जो वीडियो लेक्चर से मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, कुछ का मैं यहाँ बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा और कुछ को मैं ऐसे ही आपको बता दूंगा कॉन्सेप्ट जो है क्या है। कि पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है स्टूडेंट, तो बहुपद बनने के लिए क्या होता है, क्या कहानी है? व्यंजक दिया गया है, कोई भी व्यंजक है, देख लीजिए कोई भी व्यंजक है। मान लीजिए अगर मैं पहला का कोई भी व्यंजक मैं ले रहा हूँ, x प्लस 2x, चलिए 2x स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने व्यंजक ले लिया, या 2x स्क्वायर प्लस x ले लिया। ठीक, ये एक व्यंजक ले लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें चर का जो घात है वो 1 है, इसमें जो चर का घात है वो 2 है। अगर ये ऐसा है मतलब कि 1 2, ठीक है, 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 अर्थात पूर्ण संख्या है, तो वो जो व्यंजक होगा आपका बहुपद होगा, वो जो व्यंजक है वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा कहीं पे अगर x की घात -1 हो गया, अगर कोई रूट वाला हो गया अर्थात x की घात 1/2 हो गया, ठीक है, तो इस तरीके के जो संख्याएं होंगी, इस तरीके के जो पावर मिलेगा, तो कभी भी व्यंजक जो है वो बहुपद नहीं होगा, ना तो वो इक्वेशन होगा। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जाएंगे वहां भी तो ये वाला केस लागू होगा, साथ ही साथ वहां पे जो है मैक्सिमम घात 2 का लागू होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, आंख मूंद कर आपका जवाब आ जाएगा कि सर क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 7 है, क्योंकि यहाँ पे x पे लगा है घात 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2, तो इसका आंसर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, दो तुल्य अनुपातों में संबंध। दो तुल्य अनुपातों में संबंध समानुपात कहलाता है स्टूडेंट। सम अनुपात, दो समान अनुपात को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। ठीक है, दे आयकर 2000 रुपए पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगी। चलिए ये तो निकालना बहुत ही आसान है। अगर तीसरा का मैं देखूं, दे आयकर है आपका कितना है, 2000 रुपए है दे आयकर, इस पे शिक्षा उपकर लग रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दे आयकर पर ही शिक्षा उपकर लगता है, खाली स्थान में आपको मिलेगा। फिर 3% करना, और प्रतिशत का अर्थ आप जानते हैं क्या, 1/100 होता है। तो ये दोनों जीरो से इसको काट दिए, 20 दिया 60 हो जाएगा, मतलब कि 60 रुपए हो जाएगा स्टूडेंट इसका आंसर। और देख सकते हैं आंसर नंबर द है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बिंदु जो है 4th नंबर का आपका देखें, -3 और -5 किस चतुर्थांश में होगा। अब इसको अगर समझना है तो आपको पता ही है क्या करते हैं, एक समतल पर हम कोऑर्डिनेट्स, अगर इस कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं जो है चतुर्थांश बनाते हैं, ये है,
अब यहाँ पे जो है वो कंडीशन होता है -x और -y का। बाकी आप जानते होंगे यहाँ सभी धनात्मक होते हैं, यहाँ x जो है ऋणात्मक होगा और y जो है धनात्मक होगा, यहाँ दोनों के दोनों ऋणात्मक होते हैं, और यहाँ पे जो है y जो है ऋणात्मक होगा और x जो है धनात्मक होगा। तो यहाँ पे कंडीशन मिल रहा है, तो तृतीय चतुर्थांश इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। बड़ा ही आसान सा ये है। और 5th नंबर पे अगर बात करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा, ये तो आइडेंटिटी है, आप सभी जानते ही होंगे। तो इसका मान जो होगा स्टूडेंट वो होगा कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी से आपको लर्न होगा, आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लो, 3 ही तो है, पक्षांतर करके इधर उधर करके हम बना लेते हैं फिर बाकी को। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हाथों हाथों में बन जाएगा, आंखों आंखों में इशारा हो गया। चलिए, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है, दिया क्या है आपको, जरा ध्यान से देखिए, यहीं पे मैं बताता हूं दिया क्या है। nवां पद दिया है, क्या दिया है आपको, 2n-1 दिया है। तीसरा पद पूछता है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है वो बड़ा कंफ्यूज करता है। तो आपको ध्यान देना है कि n का मान अगर 3 रखोगे तो तीसरा पद निकल जाएगा, n का मान अगर 4 रखोगे तो चौथा पद निकल जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, तीसरा पद चाहिए, तो n का मान क्या रख देना है आपको, 3 रख देना है। तो ये आ जाएगा आपका 6-1 विच मीन्स 5 आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। 5 यहाँ पे आंसर होगा। यहाँ पे यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है तो उसे खाली स्थान जमा खाता कहते हैं। क्या, सावधि जमा खाता कहते हैं। बड़ा ही आसान है कि हो इसका है कि हमारे दादाजी जब पैसा रही लाख रुपया, अब बचपन में हम कहा जानत रहे FD कराएंगे, FD कराएंगे। क्या FD भाई, मतलब थोड़े दिन की बात है, 4-5 साल पहले की। तो FD, तो फिर धीरे धीरे समझ आया FD फिक्स डिपॉजिट है, मतलब कि 1 लाख रुपए को उसने क्या किया कि ले जाके बैंक वाले को दे दिया, भाई मैं 5 साल तक मुझे ज़रूरत नहीं है, 5 सालों के बाद पता है कि कुछ काम आने वाला है तो जमा कर दिए। तो इस तरीके से जब एक मुश्त राशि जमा कर दी जाती है तो वो क्या कहलाता है आपका, सावधि। अब मुझे 1 लाख नहीं जमा करना है, मुझे हर महीने जाने का शौक है, ठीक है, या हर महीने मैं कुछ किस्त में जमा करना चाहता हूँ, तो हर महीने रिपीटेशन अगर होता है तो ये होता है आवर्ती। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक बच्चा को पता है। मूल बिंदु ये रहा मूल बिंदु, ठीक, यहाँ पे क्या होता है 0,0, x का मान भी 0, y का मान भी 0, तो 0,0 होता है। किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की खाली स्थान होती है, ये भी कौन नहीं बताएगा, ये 6वीं क्लास का जो मैथ्स है उसको कौन नहीं बता सकता। किसी वृत्त का व्यास, व्यास मतलब कि केंद्र से जाने वाली जीवा, और केंद्र से परिधि की किसी बिंदु तक की ये जो दूरी है वो r कहलाती है। तो भाई ये भी तो r कहलाएगा ना, ये भी तो r धन r बराबर 2r, अर्थात d बराबर हो जाएगा 2r। तो 2r मतलब कि d क्या है, व्यास है, तो त्रिज्या का 2 गुनी होती है। ठीक है, सभी सर्वांग सम बहुभुज होते हैं, इसमें बड़ा फंसाता है ये जो क्वेश्चन है वो सभी सर्वांग सम जो है बहुभुज खाली स्थान होते हैं तो समरूप होते हैं। याद रखिएगा, हर समरूप त्रिभुज जो जरूरी नहीं है कि सर्वांग सम हो, लेकिन हर सर्वांग सम त्रिभुज जो हो, सॉरी बहुभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, आप समरूप होते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। सत्य और असत्य, मुझे तो कई बार ये सत्य सत्य जो पढ़ता हूं तो मजा आता है, बहुत मजा आता है। क्यों, क्योंकि हंसी छूट जाती है भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं इधर कि मानो आपको हंसी आएगी, पर सत्य असत्य दिया है, आपको बताना है। तो 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होती है, रटे वटे की जरूरत नहीं है, बस 2 ठन सम संख्या धरना है आप लोग और क्या कर देना है, जोड़ देना है। चलिए देखथन का होते 2 सम संख्याओं का योग, तो 2 धन 2 बराबर 2, ठीक है भाई, पहला है। कोई और देखथन, 2 + 4 = 6। चलिए एक और, 8 + 10 कर लेते हैं 18। ये क्या मजा है, ये तो क्या दे रहा है, सम को जोड़ रहे हैं तो सम ही दे रहा है। इसका मतलब इसका कहना जो है वो बिल्कुल सत्य बात है कि 2 सम संख्याओं का योग जो है वो सदैव सम ही होगी। ठीक है, फिर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 4, ये क्या लिख दिया है, 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 4 जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो स्पर्श रेखाएं ये तो अजूबा हो जाएगा। अगर किसी बाह्य बिंदु से 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकें तो अजूबा हो जाएगा। स्पर्श रेखाएं कितनी, केवल और केवल 2 खींची जा सकती स्टूडेंट। किसी बाह्य बिंदु से P से अगर मैं मान लूं कि ये A है, क्या है स्पर्श बिंदु, और ये B है, तो केवल और केवल PA और PB 2 ही होगा, और दोनों की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये आप जानते हैं। वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 का विभेदक d = b² - 4ac
है, ये बच्चा बच्चा जानता है, सबका फेवरेट है। कुछ सीखे या ना सीखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ज़रूर सीखेगा चैप्टर नंबर 3 से, विभेदक निकालना। ठीक है, तो ये सही है। ठीक, और ऊपर वाला गलत है, मैंने बता दिया, 4 नहीं केवल 2 ही होगा। घन के कुल विकर्णों की संख्या 16 होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। घन के कुल विकर्णों, यहीं पे आपका क्वेश्चन बनेगा आकाशीय विकर्णों की संख्या, और यहीं पे आपका क्वेश्चन बनता है क्या कि पृष्ठीय विकर्णों की संख्या। आकाशीय मतलब उड़हतरी का, उड़े नहीं भैया, आकाशीय विकर्ण मतलब 3D डायग्राम आपको पता होना चाहिए। क्या 3D डायग्राम अगर मैं बना दूं यहाँ पे, तो घन का पूछा गया, घन मतलब कि सभी जो हैं वो बराबर होंगे। तो चलिए आपके सामने मैं घन बना देता हूँ। ठीक, ये रहा घन, ये अगर घन है तो आपका मान लीजिए, ठीक, कुछ आयताकार जैसे दिख रहा है घनाभ टाइप सा, तो उस पर नहीं। अब पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण क्या होता है उसको थोड़ा अगर समझें, तो आपके रूम, जिस रूम पे आप बैठ रहे हैं उसके एक कोने पे देखिए। ठीक है, जाला के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जाला होगा दिक्कत नहीं है। उस कोने से बेटा, उस कोने से अगर एक लाइन आप कल्पना करें नीचे के उस कोने तक, नीचे के उस कोने तक, मतलब कि ये वाला कोने को अगर आप देख रहे हैं, इस वाले कोने से अगर आप इस वाले कोने में एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक, फिर वैसे ही इस वाले कोने से अगर, या इस वाले कोने को अगर आप देखते हैं, ठीक है, और इस कोने से जब आप इस कोने को मिलाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा क्योंकि 3D डायग्राम है आपका, और 3D डायग्राम में तो ऐसे ही नहीं होता काम, थोड़ा आपको इमेजिनेशन दिखाना होगा जी। ठीक, तो ये इस तरीके से, फिर देखो ये दोनों जो हैं आपके शीर्ष बुक हो गए, ये दोनों शीर्ष का काम हो गया। इसी तरीके से इस वाले शीर्ष से आप क्या करेंगे, इस वाले कोने को मिलाएंगे, ठीक, तिरछा इस वाले से इस वाले को, फिर इस वाले से जो है वो ये होगा। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो 4 जो हैं वो आकाशीय विकर्ण होते हैं और 12 जो हैं पृष्ठीय विकर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपके, एक फलक है, फलक मतलब एक पृष्ठ है। कितने संभव हैं? 2 संभव है। और ऐसे ऐसे कितने पृष्ठ लगे हुए हैं, कितने फलक लगे हुए हैं, सब के सब जुर्मुरा है, तब तो जाग तो घन बने हैं। और कैसना कि ये वर्ग हरे, ठीक, तब जाके का बनी, आपके घन बनी। ठीक, तो ऐसने के ठन है, 4 ठन नहीं भैया, 6 ठन है। और एक ठन में के ठन, 2 ठन संभव है। 2 अगर विकर्ण खींचे जा सकते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, तो ये होगा 6 दूनी 12, 12 जो है पृष्ठीय विकर्ण होगा, और जो है 4 जो है आपका कितना, आकाशीय विकर्ण। इस तरीके से टोटल पूछा गया है, तो ये जो है वो आपका 16 आपका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। और इसके बाद बारी आती है, क्या पूछा जा रहा है, tan 30 डिग्री का मान √3 होता है। ये तो अजूबा हो जाएगा मेरे भाई, tan 30 का मान जो है वो √3 नहीं 1/√3 होता है। मान लीजिए कि हमें याद नहीं है, मान लीजिए कि हमें याद नहीं है तो कैसे करना है, तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और थीटा के जगह पे अब 30 डिग्री है तो मैं लिख देता हूँ। और इसको तो सब के सब याद करके रखते हैं क्योंकि शुरुआत में ही आप इन्हीं से सीखते हैं, तो ये सबको याद होता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, ज़रा एक बार जल्दी से बता दिए। तो 1/रूट होता है, सॉरी 1/2 होता है सर बोलेंगे आप। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि ये हो जाता है आपका √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 1/2 इंटू यहाँ से 2 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 आ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए। मैं जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है और जब हमें ये लर्न करना होता है थीटा के अलग अलग मानों के लिए, साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान, तो साइन और कॉस में तो दिक्कत नहीं आता है, ठीक है, लेकिन टेन अब इधर जैसे ही जाते हैं दिक्कत आना शुरू हो जाता है। तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ वो है आपका साइन पे। तो साइन अगर आपको लर्न है स्टूडेंट, तो साइन का उल्टा आपको पता है कॉस को बनाते हैं, ये सभी सीखते हैं। फिर ये वाला फॉर्मूला आपको पता है तो झट से आप कर सकते हैं। आपको अगर रट्टा मारना है तो कितना दिन तक टिकेगा, ज़्यादा नहीं टिक पाएगा वो, ठीक है। लेकिन ये जब अंडरस्टैंडिंग आपको रहेगा कि भाई ऐसे फॉर्मूला है मेरे पास और मैं बना सकता हूँ, तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा वो स्टूडेंट। और किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। अब आगे की कहानी अगर देखें तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके सबको बनाते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, कुछ खास नहीं है ये, बस आपको ध्यान लगा के देखना है इसको। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। ये हमेशा से हमारा DC मैथ्स पार्टन, हमारा जो मेन चैनल है उसका, और हमारे अब CG पाठशाला के लिए भी ये लागू होता है। तो आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि क्या कहना है एक एक करके हम समझते हैं।
चलिए स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हुए हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे एक बहुपद दिया जा रहा है और इसके लिए आपको P ऑफ 2 और P ऑफ 0 के लिए आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले तो आपका काम क्या रहेगा कि इस बहुपद को नोट कर लेना है। क्या है ये? तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है P ऑफ 2। अब ध्यान से अगर देखें तो चीज़ तो वही है, ये देखिए P ऑफ 2 ही ये बनने वाला है। कैसे बनेगा कि x के जगह पे अगर मैं 2 पुट कर दूं, x के जगह पे क्या ये 2 पुट कर दूं, जैसे कि क्या कि झुआ में धर के गोबर ल लिखते और घुरुआ में फटिक देते। जाना था आप मन अगर छत्तीसगढ़ से हो तो बिल्कुल जाना था। ठीक है, और इसने हमारा क्या करना है कि 2 ला पकड़ना है और x के जगह पे पटक देना है कि चल भाई। तो क्या x की इज इक्वल टू क्या 2 रखने पर, x इज इक्वल टू 2 रखने पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 10 धन 4 बराबर ये 10 ये, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12, 12 माइनस 10 हो जाएगा 2। तो P ऑफ 2 आपको मिल जाएगा स्टूडेंट कितना? 2। P ऑफ 2 आपको मिल जाएगा 2। इसी तरीके से x बराबर अब आपको क्या रख देना है? 0 जब आप पुट करेंगे यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे हर कहानी को। ठीक है, कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे बनता है, अगर आपको जानना है तो डिटेल वीडियो लेक्चर्स जो है स्टूडेंट हमारे चैनल पे जो है वो डला हुआ है। चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन का हम आपको लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करें और एक एक वीडियो लेक्चर में। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको चलिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप देखेंगे थंबनेल पे, हाँ ये है, इसका नहीं चाहिए, नहीं ओमिट करो, उसको आगे निकलो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी देखिए छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स में आपके लिए प्रोवाइड कर दें स्टूडेंट, ताकि आपका हेल्प हो सके, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन आपको चाहिए उसी पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे अगर 0 रखूँगा स्टूडेंट तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा और प्लस 4, तो P ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 2 आंसर आ गए, अंत में आपको लिखना है तो लिख दो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहीं पे अगर आंसर दे दोगे फिर भी कोई समस्या नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे, और अगर हम देखें तो कुछ मिस्टेक हुई है क्या? यहाँ पे P ऑफ क्यूब है, यहाँ पे P ऑफ स्क्वायर डला हुआ है। चलिए अगर P ऑफ x का क्यूब होता है, x का अगर क्यूब होता तो ये क्या होता है? यहाँ पे घात 3 हो जाता है स्टूडेंट। अगर ये घात 3 है, ठीक है, ये अगर घात 3 है तो ये कितना बन जाता? घात 3, तो ये तो 8 अपने आप ही जो हो जाता, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 हो जाता, 8 दूनी 16 हो जाता। ठीक है, फिर 16 4 20, 20 माइनस 10, तो ये 10 आ जाता। ठीक, अगर ये है, मैं एक बार करेक्ट जरूर करूँगा इसको, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि x इज टू 14, ये सेकंड नंबर का दे दिया है। फिर अब थर्ड नंबर पे अगर मैं देखूं तो ये दे रहे हैं x इज टू 14 इज इक्वल टू आपका x इज टू 28, कि 8:14 जो है वो बराबर है x अनुपात 28 के। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान सा। आपको पता है कि समानुपात के नियम क्या कहता है कि अगर ये समानुपातिक हैं तो इनका योग, नहीं योग कहाँ से, गुणनफल बराबर होगा इनके गुणनफल के। क्या मतलब सर, क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है? आएगा ना बच्चा मेरा, थोड़ा सा समझो। बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो कहाँ से समझ आएगा? आएगा, कैसे नहीं आएगा कि आजू बाजू ये दोनों भी अगर आपस में गुणा कर दें वो बराबर होता है बीच वालों के गुणनफल के, और इन्हीं आजू बाजू वालों को कहते हैं चरम पद, और इन्हीं बीच वालों को कहते हैं मध्यम पद। मतलब कि मध्य पद का गुणनफल बराबर होता है चरम पद के गुणनफल के। किसमें? जब समानुपात होता है तो कर देते हैं। तो 8 गुणित 28 जब हम करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से मिल जाएगा 8 गुणित 28, और ये बराबर हो जाएगा 14 गुणित x के लिए। देखिए यहाँ पे अब आप अगर बुद्धिमान है तो इसको कभी भी आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे स्टूडेंट, आप कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको x से मतलब है। तो 14 जब इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा तुमको? ये मिल जाएगा आपको x इज इक्वल टू 8 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 14, और 14 कम 14, 14 दूनी 28, और 8 दूनी 16। x का मान कितना प्राप्त हुआ? आपको 16 प्राप्त हुआ। बिल्कुल आंसर आ गया। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आपका फिर सरल रेखा, ये देखिए ये दमदार क्वेश्चन आया है आपके बीच। अब प्रवणता की बारी है, और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। अगर आप नहीं जानते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं बार बार बोल रहा हूँ, जाइए प्रवणता सीख लीजिए, अंतःखंड सीख लीजिए, और डिटेल वीडियो लेक्चर में आप सब कुछ सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उधर है।
ठीक है। यहाँ पे लेकिन बेटा थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी बढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर भी थोड़ा डिटेल में दे रहा हूँ। ये आपका गिवन इक्वेशन है क्या, 3x माइनस 5y प्लस 17 इज इक्वल टू 3। अब आपको अंतःखंड पूछा गया है और आपको y अक्ष से काटा गया जो है अंतःखंड y अक्ष से काटा गया अंतःखंड और प्रवणता पूछा गया है। ये दो कहानी है। अब आपको पता है क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको सजाना पड़ेगा, क्या दूल्हे की तरह नहीं भाई, दूल्हे की तरह नहीं, इसको सजाना पड़ेगा किसके, हमारे जो हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है mx प्लस सी, मानक रूप, रेखा के मानक रूप में आपको इसको सजाना पड़ेगा, जहाँ पे m क्या है आपके प्रवणता कहलाता है और c जो है वो y अक्ष से काटा गया अंतःखंड है। तो इसमें जरा देखिए y सिंगल है, ठीक है, y सिंगल है तो इसको सिंगल कर देते हैं, इसको भेज देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 17 इज इक्वल टू 5y हो जाएगा। अगर y को सिंगल बनाना है तो 5 से मुझे पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, या यूं कहो कि 5 को मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू y। या फिर मैं इसके रूप में लिखूं तो y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 m कहाँ से x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि ये जो है x का गुणांक m, तो प्रवणता कितना हो जाएगा स्टूडेंट, प्रवणता हो जाएगा आपका m बराबर 3/5 और c बराबर हो जाएगा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ये c बराबर 17/5। ये दोनों आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सारे हमें यहाँ पे निपटाना है। तो चलिए तो आगे बढ़ते हुए अब ये जो है वो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इतने में तो आएगा नहीं, थोड़ा मिटा लेते हैं इसको, ठीक है। तो जल्दी से फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। अब आएगा आपका बारी ट्रिग्नोमेट्री की, और ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये सॉल्व करना है तो बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों को तो देखकर कभी कभी लगता है कि बोर्ड वालों के पास इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है क्या, ठीक है, यही पकड़ा देते हैं क्या। और अच्छी बात भी है, कम से कम जो स्टूडेंट अगर इन पैटर्न को समझ जाए वो तो तैयार करेगा ही अच्छे से, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि 2 sec 23 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉसेक 67 डिग्री बराबर है प्लस कॉट 45 डिग्री के, ठीक। अब इसका आपको मान निकालना है, और मान निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये तो जिसको लर्न है ये, और कॉन्सेप्ट अगर मैं बता दूं तो ये कहानी है किसकी, ये कहानी है उस काल की जब हम छोटे छोटे बच्चे थे और हमें क्या पकड़ा दिया जाता था, एक को 90 रुपये पकड़ा दिया जाता था और कहा जाता था कि अब 3 लोग को बांटना है, तुमको 3 लोग को बांटना है, 90 रुपया एक को दे दिया और 180 रुपये टोटल है बच्चे। तो 180 रुपये अगर टोटल है तो बताओ बाकी दोनों को कितना हिस्सा मिलेगा। तो आप लोग कहोगे कि सर वो जो बच गए 90 उन्हीं का कुछ हिस्सा मिलेगा, एक को 60 मिलता है तो दूसरे को 30 मिलता है, या एक को 45 मिलता है तो दूसरे को 45 मिलेगा। एक तो 90 पोगरा लिया है, ठीक है, एक ने 90 को उसको मिल चुका है, तो 90 जो बच गया वो क्या मिलेगा, दोनों को 2 हिस्सों में बटेगा, जो दूसरा और तीसरा उसके बीच। एग्जैक्टली स्टूडेंट यही होता है आपका पूरक कोण, आपने समझ भी गया होगा। तो ये क्या होता है, पूरक कोण होता है, पूरक कोण का मामला है, और पूरक कोण को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, जहां पे दिया रहेगा आप देख सकते हैं कि ये जो 23 है, 23 और 67 आपस में क्या है, ये पूरक कोण है। क्या होते हैं पूरक कोण, जिन दो कोणों का योग जो है 90 अंश होता है वही पूरक कोण होता है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लिख सकते हैं इसको, आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको बिल्कुल आराम से। तो ये हो जाएगा 2 sec 23 डिग्री। चलिए नीचे को मैं अगर हल करता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। क्या कोई फर्क पड़ेगा, अगर 90 अंश में मैं 23 अंश को घटाता हूँ तो वापस से मुझे कितना 67 डिग्री मतलब कि 67 अंश मिल जाएगा। क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, लेकिन हमारे जवाब में ज़रूर पड़ जाएगा, हमारे जवाब में ज़रूर पड़ जाएगा। चलिए अरे ये क्या लिख दिया, कॉट है मेरे भाई, कॉट है ये, ठीक है, कॉट 45 डिग्री है, ये कॉट 45 डिग्री है, कॉट 45 डिग्री है। चलो एक बार और चलने दीजिए, ठीक। अब ये 2 sec 23 डिग्री, 2 sec 23 डिग्री डिवाइडेड बाय, अब ये हम जानते हैं क्या होता है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। पूरक कोण क्या कहता है कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा होता है आपके sec थीटा के इक्वल। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ sec थीटा, और थीटा के जगह पे क्या है मेरे प्यारे साथियों,
थीटा की जगह पे है आपके 23 डिग्री, 23 अंश का मान जो है वो थीटा के स्थान पे है। तो ये देखिए दोनों के दोनों इक्वल हो गए ऊपर और नीचे, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। और कॉट 45 डिग्री, सर कॉट 45 डिग्री तो हमें नहीं पता है, ये तो बहुत दूर का मामला है भाई। टेन 45 डिग्री पता है, टेन 45 डिग्री तो कोई भूलता ही नहीं है। 1 और 1 क्या होगा कि टेन का उल्टा क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, या कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा 1/tan थीटा होता है। अब थीटा की जगह मुझे क्या चाहिए, 45 डिग्री चाहिए, तो इसके जगह अगर 45 रखूंगा तो 1/1, टोटल मान कितना आया आपका 1 आया ना, तो 1 हो जाएगा ये। फिर इधर से ये दोनों कैंसल, तो 2 + 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बड़े ही आराम से हमने इसको कर लिया है, बहुत ही अच्छे सुघर सुघर यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल आप बने रहिए स्टूडेंट, मज़ा आ रहा होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो है वो उसको, ठीक है, आज की जो वीडियो लेक्चर है 10 तक का करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन को। फिर जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा जरूर लग सकता है, लेकिन काम का ही स्टूडेंट आपको इसको देखना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट की ये कुछ आंकड़ा आपको दिया गया है और उसका क्या कहा जा रहा है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य आप जानते ही हैं क्या होता है कि जो आंकड़ा दिया जाता है जोड़ दो और जितना आंकड़ा है संख्या में जितना है उससे भाग दे दो। ये शुरू से हम सीखते हैं, जैसे कि एवरेज निकालते हैं, ठीक है, कि जितना दिया गया है भाई उसको जोड़ो और वही तो है, और क्या दिक्कत है। समांतर माध्य निकालना है आपको, चाहे माध्य बोले, ठीक है, या औसत बोले, तीनों ही नाम से आपको पूछ सकते हैं। क्या औसत बोले तो भी यही काम करना है, ठीक है, उसके बाद माध्य बोले तो भी यही काम करना है, समांतर माध्य बोले तो भी यही काम करना है कि प्रेक्षणों का योग या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। ये अब लिखने का थोड़ा तरीका पे आपको भी ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद जब इसको ऐड करते हैं, चलिए सबको अगर जोड़ लेते हैं तो 6 5 11, 11 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 और 8 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कितना, 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 और 10 45, 45 और 1 46, 46 और 10 हो जाएगा आपका कितना, 46 और 10 हो जाएगा 56, 56 और 2 हो जाएगा स्टूडेंट आपका कितना, 58, 58 और 10 68। तो ये हो जाएगा कितना, 68/8, 68/8। और याद रखना पॉइंट में भी जाता है तो भी आपको निकालना है, ठीक है, इतने में नहीं छोड़ना है आपको। 2 मार्क्स जब आगे वाला दे रहा है तो देखेगा कि आपको सॉल्व करने आता है या नहीं, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 8 64, 8 8 64, 8 बार में चला जाएगा, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। भाई 4 तो जाता नहीं है ना, 8 के टेबल में 4 थोड़ी ना आ जाएगा, ये तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। तो लगेगा अब दशमलव और यहाँ पे लग जाएगा ये 0, तो 8 पंचे 40, ठीक। अब यहाँ पे आप बाकायदा लिखेंगे। एक उत्कृष्ट उत्तर लेखन में अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे आप जरूर से ये शो करिए, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेप का नंबर होता है। बीच बीच में मैंने अपने डिटेल वीडियो लेक्चर्स में ये बताया है कि स्टेप्स के कैसे मार्क्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, मैं आपको केवल ये यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि आपको सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। लेकिन आपको जब एग्जाम में बनाना है तो ऐसे नहीं बनाना है, आपको डिटेल में देना है, हर एक बातों को लिखना है, जो जरूरी है उन बातों को लिखना है और जो गैर जरूरी है उन बातों को हटाना भी है। याद रखिएगा स्टूडेंट, लिखना क्या है वो सब बताएगा, लेकिन हटाना क्या है वो हम बताएंगे भी बीच बीच में, ठीक है। तो जो जरूरी नहीं है उसको जरूर से आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ से आप, मैं जो बता रहा हूँ आप लिखेंगे जरूर कि अतः समांतर माध्य, अतः समांतर माध्य क्या प्राप्त हुआ, 8.5 है, या प्राप्त हुआ, ये आप लिख सकते हैं। ये कौन सा स्टूडेंट, 7वां नंबर क्वेश्चन है, 6वां नंबर क्वेश्चन है ये, 6वां। चलिए 7वें की ओर अगर आगे बढ़ते हैं तो वर्ग समीकरण बनाइए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है स्टूडेंट और इस साल ट्रेंड में रह सकता है ये 2024 में मुझे लग रहा है। तो वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 3 और -8 हैं, 3 और -8 हैं। तो क्या दे दिया गया, वर्ग समीकरण के मूल क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा दिया है, ठीक है। चाहे तो आप मूल लिख सकते हैं, अल्फा बराबर क्या, अल्फा बराबर आपका 3 और बीटा बराबर है आपका -8, अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -8। वेरी मोस्ट आईएमपी, और यही क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, 1 मार्क में भी पूछ लिया जाता है ये। तो हम जानते हैं कि क्या, कि अगर वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो, ये लिखोगे कि अगर वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो वर्ग समीकरण क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट। आखिरी में 0 लगाएंगे, आप जानते ही हैं, और अल्फा और बीटा का मान रख देंगे, ठीक है, टुप से आ जाएगा फिर, ठीक। कहीं टापना नहीं है भैया, टापना नहीं है किसी का, आपको लर्न होना चाहिए ये फॉर्मूला, ठीक।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर -8 है ये, -8x प्लस 3 इंटू -8 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल सा ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा -5 और ये +5x, और यहाँ पे आती है 24, मतलब कि -24 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। देखिए इतने के लिए आपको मिलने वाला है 2 to 3 मार्क्स आपको मिलने वाला है। कितने में दिया था ये उस टाइम पे, अगर देखें तो ये 7वें नंबर का क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से ये शायद तक, ठीक है, हाँ 3 मार्क का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखते हैं कि कोई श्रेणी दिया गया है, उसका आपको क्या निकालना है। देखिए श्रेणी दिया गया है आपको 11 धन 13 धन, अगर देखें तो 15 धन, फिर 17, 15 धन 17 धन, ये 14 पदों का योग निकालना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ए क्या है आपका, 11 है, ठीक है। एन का मान कितना बोल रहा है, 14 है, और डी का मान कितना है, 13 में अगर 11 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। और हम जानते हैं क्या, एन पदों का योगफल कैसे निकालते हैं, एस एन डिवाइडेड बाय एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2n, क्या लिख रहा हूँ, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, रख दीजिए। एस एन मतलब कि एस 14, तो 14 डिवाइडेड बाई 2, फिर ये 2 इंटू 11 प्लस n 14-1 इंटू डी मतलब कि 2। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंटू, ये हो जाएगा 22, और ये यहाँ पे 13 इंटू 2 हो जाएगा आपका कितना, 26। ये आपका आंसर निकलने वाला है स्टूडेंट। 7 गुना इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48। अगर इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 7 चौक 28, ठीक है, 280, 7 चौक 28 280, और 7 अट्ठे 56, ये आपका आ जाएगा 6, फिर 336 आपका आंसर आ जाएगा। क्या 8 5 13, 13 का 3 हासिल गया 1, ठीक है, 336 आपका आंसर आ जाएगा। ज़रूर से एक बार मैच करना चाहेंगे हम, ठीक है, 336, ठीक। अब यहाँ पे फिर से वही आप उत्कृष्ट लेखन शैली में क्या लिखेंगे, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना रहे स्टूडेंट, हर मार्क्स में हर एक स्टेप में आपका हाफ मार्क्स रहता है। तो अतः 14 पदों का श्रेणी का 14 पदों का योग कितना प्राप्त हुआ, 336 प्राप्त हुआ, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आएगा मजा। क्या, अब आएगा मजा, और ये आ गया है सजा देने, जो है वो आपके क्या, बेलन का जो है आपका स्टूडेंट, वो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन घबराने का नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखना है हमें, क्योंकि एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आप देखेंगे कि हर एक जो सेट होगा वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, कि कभी आपको आधार की त्रिज्या दे दी जाएगी, ठीक है, कभी आपको और कुछ दे दिया जाएगा, और कुछ निकालना होगा, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलिए लिखना कैसे है उस पर थोड़ा फोकस करेंगे हम, कि दिया है बेलन का व्यास। चलिए दिया है, क्या दिया है, दिया है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, ठीक है, बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर, ये दिया है। तुरंत आप क्या निकाल लीजिए, तुरंत ही आप क्या निकाल लीजिए, त्रिज्या निकाल लीजिए। इसलिए त्रिज्या हम तो जानते हैं त्रिज्या का डबल ही क्या होता है, व्यास, या यूं कहूं कि त्रिज्या जो है वो व्यास का आधा होता है। तो 14 का आधा कितना, सेंटीमीटर, मतलब कि 7 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक। तथा ऊंचाई दिया गया है स्टूडेंट, ऊंचाई कितना ऊंचा है, ये h का मान दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर आपका दिया गया है, 10 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मुझे तो वक्र पृष्ठ पता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, ठीक। कोई घबराने की बात नहीं है, ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगे तो आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। ये अगर मैं बेलन बना दूं, ठीक, ये अगर मैं बेलन बना दूं, ठीक है, डायग्राम पे नहीं जाएंगे, और ये इसका अगर हाइट है, ठीक है, ये अगर इसका हाइट है कितना, h इसका हाइट है, h जो है हाइट है, तो ये जो है वृत्ताकार होता है, हमें तो पता है। तो वृत्ताकार की अगर त्रिज्या r है, तो मुझे बताइए अगर ये है जैसे स्टूडेंट ये वृत्ताकार है, तो ये टोटल क्या होगा, इसका परिधि 2 पाई r होगा, 2 पाई r होगा, ठीक है, 2 पाई r होगा। इसको मैंने क्या किया, काट दिया, बीच से काट दिया, और ओपन जब करता हूँ, हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, ओपन जब करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। आप ध्यान से समझिए, अपना पेज आप हो सके तो अपना पेज खुद मोड़ के देख लीजिए, ठीक है। अगर मेरे पास कॉपी, ठीक है, इस कॉपी पे अगर देखें तो, ठीक है, यहाँ पे और कुछ पेज दिखाई नहीं पड़ रहा है, छोड़ो ना, अब आपके पास तो है, ठीक है, कि समझ लें, चलो समझ ही लेते हैं यहाँ, ठीक है, क्यों हम कॉन्सेप्ट को अलग रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये अगर मेरा कॉपी का पेज है
ठीक है। इसको अगर मैं इस तरीके से भी मोड़ता हूँ तो ये देखिए क्या बना आपका, बेलन बन रहा है, ठीक है, बेलन बन रहा है, बेलन बनता है ये, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा, ये बेलन है, ठीक। इस तरीके से तो आपको ये समझना है स्टूडेंट कि जो सामने वाला होगा वृत्ताकार उतना ही नीचे वाला भी होता है, ठीक है। और वैसे भी मैं दुनिया भर का खोज रहा हूँ और मेरे पास खुद ये मार्कर है, ठीक। ये जितना होगा इसका जो डायमीटर बोलो या फिर आपका जो इसका परिधि होगा, पेरीमीटर जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। बेलन का तो वही है, ठीक है। एक लंबवृत्तीय बेलन हम पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, तो उसका यही खासियत होता है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो 2πr ये है, ठीक है। आप फिर से बनाएंगे तो 2πr यही है, ये जो चीज़ है वो क्या है, ये राउंड हो जाएगा ऐसे, ठीक। और हाइट तो उतना ही रहेगा ना, हाइट h है। अब बताओ क्या आपको आयत का क्षेत्रफल निकालने नहीं आता, आयत का जो क्षेत्रफल है निकालने नहीं आता, आता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 2πrh आपका फॉर्मूला बन के आ जाता है। तो आपको क्या लगा देना है, बेलन का वक्र पृष्ठ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे स्टूडेंट कि क्या ज्ञात करना है, कि ज्ञात करना है कि या फिर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ, चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर कितना, 2πrh होता है। क्या आप r का मान जानते हैं, क्या आप h का मान जानते हैं? तो रख दीजिए, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। 2 × 22/7 गुणित r का मान कितना है 7 गुणित h का मान है 10। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ स्टूडेंट तो 7 से 7 कैंसल और 22 दूनी हो जाएगा 44, 44 गुणित 10 अर्थात कितना 440। और इकाई क्या होता है, इकाई क्या होता है, सेंटीमीटर में चल रहा है। लेकिन हम निकाल रहे हैं क्या, वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ का मतलब कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से हो जाएगा 440 वर्ग सेंटीमीटर, 440 वर्ग सेंटीमीटर। आइए इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो लास्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें स्टूडेंट, तो ये सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो हमें एक सिद्ध करना है स्टूडेंट की जो 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो हमेशा 6 का गुणज होता है। आइए कैसे हम इसको आखिर करने वाले हैं। अब 3 क्रमागत सम संख्याओं की बात हो रही है तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि किन्हें हम सम संख्या कहते हैं। और ये जो चैप्टर नंबर 14 है आपके क्लास 10th सीजी बोर्ड का, वहाँ पे कुछ चीज़ें चलती हैं जो परिभाषा के अनुरूप चलती हैं। और आप परिभाषा के अकॉर्डिंग आप जानते हैं स्टूडेंट कि क्या होता है परिभाषा। अगर हम देखें तो जो सम संख्या का परिभाषा क्या होता है, किसी संख्या में 2 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या आपका क्या होता है, सम संख्या होती है। यही कह सकते हैं 2 का गुणज हमेशा क्या प्राप्त होता है, आपको सम संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए 2 क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है, 3 क्रमागत सम संख्याएं। तो सबसे पहले आपको मान लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान से समझना चाहिए इसको। माना कि 3 क्रमागत सम संख्याएं, माना कि 3 क्रमागत सम संख्याएं क्या है। अगर मैं ले लूं 2k, ठीक, फिर क्या होगा 2k में पे फिर से 2 अगर ऐड करता हूं तो मुझे नेक्स्ट मिलेगा। फिर अगर 2k में मैं अगर 4 ऐड करता हूं तो मुझे नेक्स्ट मिलेगा इसके बाद, ठीक है। अरे 2 का पहाड़ा लिख लो ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 में कितना जोड़े कि 4 आया, 2 में कितना जोड़े कि आपका 6 आया, तो 4 जोड़े, ठीक है। आपके पास एक ही संख्या है 2k और उस 2k में आपने एक बार 2 जोड़ दिया, फिर आपने 4 जोड़ दिया, तो फिर वो क्या होगा आपका नेक्स्ट मिलता जाएगा। फिर इसके बाद वैसे ही आगे। तो 3 का हमारा काम है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताना पड़ता है स्टूडेंट, क्या कि k क्या है, k क्या है। तो k एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है जहाँ k बिलोंग्स टू i, मतलब कि i मीन्स क्या होता है आपका, i मीन्स इंटीजर होता है। आप पूरा हिंदी में मतलब अक्षरों से भी लिख सकते हैं कि जहाँ k क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब चलिए प्रश्नानुसार इनका क्या कहना है कि जोड़ना है। चलिए जी जोड़ देते हैं, क्या कहते हैं, जोड़ देते हैं। तो प्रश्नानुसार 2k प्लस 2 प्लस 4, चलिए जोड़ देते हैं, अच्छी बात है।
तो क्या होगा, ये 2 के, ये 2 के, ये 2 के, ठीक है, आपस में जुड़ जाएगा। या एक बार ओपन करके लिख लेते हैं, 2k प्लस 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 प्लस 2k प्लस 4, ठीक। यहाँ से हो जाएगा ये 6k और ये नंबर आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 6 का गुणज पूछा, इसीलिए मैं 6 को ही कॉमन लूंगा। तो 6, उसके बाद k प्लस 1 आया, k प्लस 1 आया, इसको मैं लिख सकता हूँ 6m। फिर यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जहाँ जो है m बराबर कितना है, k प्लस 1 है, वह m जो है वो भी बिलोंग्स करता है कहाँ से, I से या Z से, ठीक है। ये आप कारण बताएंगे इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलेगा, वरना चांस है कि आपका यहाँ पे कुछ लॉस हो जाए स्टूडेंट, और लॉस होने हम देंगे नहीं आपको, ठीक है। तो अब बताइए ये 6 का गुणज क्या मामला है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये 6m लिखा है और m का मान तुम रखते जाओगे, और m को मैं क्या कर रहा हूँ, पूर्णांक को बोल रहा हूँ, तो m का मान अगर m इंटू 1 रखता हूँ तो 6 मिलता है, m का मान अगर मैं 2 रखता हूँ तो m इंटू 2 12 मिलता है। ये क्या मिलता जा रहा है आपको, 6 का टेबल, और 6 का टेबल ही होता है 6 का गुणज। जी हाँ स्टूडेंट, 6 का गुणज क्या है, उसके 6 के टेबल अगर आप बोल देते हैं तो 6 का गुणज वही है सॉरी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्पष्टतः प्राप्त संख्या जो है वो, स्पष्टतः जो प्राप्त संख्या जो है वो क्या है, 6 का गुणज है। स्पष्ट रूप से स्पष्टतः 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, 6 का गुणज होता है। स्पष्टतः 3 क्रमागत, ये आप जरूर लिखेंगे, क्रमागत सम संख्याओं का योग सदैव या हमेशा 6 का गुणज होता है, 6 का गुणज होता है। कई बार स्टूडेंट ये भी लिखते हैं कि स्पष्ट रूप से यहाँ m 6 का एक गुणज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है 3 क्रमागत सम संख्याओं के योग से ही आया है, तो तीनों का योग जो है वो हमेशा क्या होगा, 6 का गुणज होता है। तो शब्द आप जरूर देंगे यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग, ये आपका क्वेश्चन बन के रेडी होगा स्टूडेंट, हमने सिद्ध कर लिया, ठीक है। अतः सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, या सिद्ध हुआ। आई होप आप लोगों को जो है वीडियो लेक्चर बेनिफिट साबित होगा स्टूडेंट। हमारा प्रयास है आपके लिए जो है वो इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। कैसा लग रहा है आपको, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, या फिर नीचे दिए गए नंबर्स के माध्यम से आप ज़रूर बताइए स्टूडेंट, क्योंकि आप जब हमारे उत्साहवर्धन करेंगे, हम लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं स्टूडेंट, और अच्छे मोटिवेशन के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये पहला वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और कहीं भी कोई भी अगर मिस्टेक लगता है, या कोई आपके ओपिनियन हो, कोई आपके विचार हो, कोई आपके सुझाव हो स्टूडेंट, तो बिल्कुल हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। जब तक हम अपने आप में नहीं सीखेंगे, हम दूसरों को नहीं सिखाएंगे स्टूडेंट, तो आखिर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम आपसे नहीं सीखेंगे, इसलिए हम आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका अपने विचार आप ज़रूर साझा करिए हमारे साथ, और अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे जो 4 नंबर के 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करने वाले स्टूडेंट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।